नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, गाइड प्रवक्ता मैनपुरी। नीडेड प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण साहित्य की विधाएं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रकरण अत्यंत ही उपयोगी है, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से साहित्य को किन किन आधारों पर, किन किन कसौटियों के आधार पर उन्हें विभाजित किया गया है। पहला है वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषा। भाषा के आधार पर दुनिया के जितने भी साहित्य हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, सबका अपना अपना साहित्य होता है, लिटरेचर होता है। तो हम खासतौर से हिंदी की बात करेंगे इस प्रकरण में। दूसरा विभाजन जो है वो अर्थ के चमत्कार के आधार पर, यानी जो साहित्य व्यक्ति को, समाज को जितना अधिक प्रभावित करेगा अपनी उपयोगिता के आधार पर, उसको हम उत्तम के आधार पर, उत्तम की श्रेणी में, और जो कम प्रभावित करेगा या कम उपयोगी होगा, कम लोकप्रिय होगा, वह मध्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो आधार हमने लिया है वह है व्यक्ति या विषय के आधार पर। व्यक्ति के आधार पर भी साहित्य दो प्रकार का हो जाएगा, एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए। और दूसरा जो विषय आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि विषय आधारित या विषय प्रधान, यानी अगर किसी विषय पर आधारित हम कोई साहित्य रच रहे हैं तो विषय आधारित हो जाएगा या विषय प्रधान हो जाएगा। जबकि विषय आधारित का मतलब है उसमें व्यक्ति के मनोभाव, विचार वो मुख्य रूप से शामिल हो जाएंगे या वो प्रभावित करेंगे उसके लेखन को, तो ये हो जाएगा विषय प्रधान। चौथा जो प्रबंध है, चौथा जो बंटवारा है, विभाजन है, वह है बंध के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। इसमें हमने मुख्यतः दो प्रकार को दिखाने का प्रयास किया। पहला है प्रबंध, जिसमें एक बड़ी लंबी कथा होती है और बहुत सारे खंडों में, सर्गों में विभाजित होती है वो, और एक खंड दूसरे खंड से जुड़ा रहता है। जबकि निर्बंध या मुक्तक एक अपने आप में अलग खंड होता है जिसका पहले से पूर्वापर से कोई संबंध नहीं रहता है। जैसे पंचवटी आप ले लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की है, तो उसमें एक ही प्रसंग है, सिर्फ पंचवटी में जो रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग है, तो उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये हो गया निर्बंध तरीके का या मुक्तक तरीके का। अगला है जो विभाजन, वह है शैली के आधार पर, तरीके के आधार पर, स्टाइल के आधार पर। इसमें है गद्य, पद और चंप। गद्य जिसमें हम बिना किसी लय, छंद, तुक को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे जब हम बात कहते हैं, जीवन संग्राम की जो भाषा है उसमें जब हम कहते हैं तो वो गद्य की श्रेणी में आ जाएगा। और दूसरा है पद, यानी जब हम लय, छंद, भाव की अतिरेकता को ध्यान में रख करके काव्य की रचना करते हैं तो वो पद्य की श्रेणी में आ जाता है। जितनी भी कविताएं आप आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतकालीन कवियों की कविताएं हैं, वो पद्य की श्रेणी में आएंगी। चंपू काव्य, मिश्रित काव्य, यानी इसमें गद्य और पद्य दोनों का जो रूप है समवेत रूप से मिला हुआ होता है। यानी इसमें जो चंपू में अगर उदाहरण की बात करें तो यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की, जिसमें उन्होंने गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप लिया है। जहां पे आवश्यकता पड़ी है गद्य के रूप में, जहां जरूरत पड़ी है पद्य के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये हो गए शैली के आधार पर वर्गीकरण। और अंतिम है इंद्रिय माध्यम। इंद्रिय माध्यम अर्थात हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसके आधार पर हम बांटने का प्रयास करते हैं तो मुख्यतः दो विभाजन होता है, श्रव्य और दृश्य। यानी जब हम सुनते हैं किसी साहित्य को, लिटरेचर को, तो श्रव्य की कैटेगरी में आएगा, श्रेणी में आएगा। और जब हम जिसे देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो जो है दृश्य की श्रेणी में आएगा, विजुअल के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम चलेंगे दूसरा जो हमारा विभाजन का जो मुख्य आधार है, बंध के आधार पर और इंद्रिय माध्यम के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंध के आधार पर। बंध के आधार पर अगर हम हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें मुख्यतः 3 रूप जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहला है गद्य, पद्य और चंपू। चंपू में केवल एक यशोधरा का नाम हम अभी यहाँ लिखे हैं। एक एक उदाहरण देकर के मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है कि आपको एक एक उदाहरण देकर के बात को अपनी स्पष्ट कर सके। तो इसमें दूसरा है पद्य, सबसे प्राचीन विधा है पद्य, और इसके मुख्यतः दो रूप हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध यानी जब एक महाकाव्य के रूप में किसी रचना
की शुरुआत होती है, जैसे रामचरितमानस है वो स्वामी तुलसीदास की, या अगर आधुनिक काल में हम बात करें कामायनी है, महाकाव्य है, 15 सर्गों में विभाजित है। उसी तरीके से चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो है, या मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। पूरी कहानी जो होती है सर्गों में विभक्त है, और एक महा जो कहानी का उद्दात है वो महान होता है, चरित्र उसका उद्दात होता है, आदर्श उसके उद्दात होते हैं। ये महाकाव्य की कसौटी है, क्राइटेरिया है, नॉर्म्स है। तो दूसरा हो जाएगा इसका महाकाव्य का दूसरा रूप जो है विवाह प्रबंध का खंड का। खंड का जो जिसकी चर्चा इधर हो चुकी है कि खंड काव्य यानी कि जिसमें किसी एक ही खंड की हम चर्चा करेंगे, जैसे रश्मि रथी है एक रचना, ये इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो कर्ण का जीवन है सिर्फ उसी के बारे में, यानी पूरे महाभारत को न दिखाकर सिर्फ कर्ण का जीवन जब दिखाया जा रहा है तो ये जो है खंड काव्य का एक रूप आता है। और ये जो है इसी क्रम में आगे जब हम चलेंगे तो मुक्तक श्रेणी में, मुक्तक श्रेणी में 3 प्रकार के मुख्य रूप से बातें आ रही है। पहला है गीत, प्रगीत और अन्य। गीत में जिसे गाया जा सके, जो गेय शैली में हो, जैसे मीरा के पद हैं, सूर के पद हैं, कबीर के पद हैं, ये जो है छंदबद्ध रचना है, इनको गाया जाता है। तो जब हम जिसे गाएंगे वो गीत परंपरा में आ जाएंगे। और दूसरा है प्रगीत। प्रगीत यानी कि उसमें छंद तो नहीं होगा लेकिन एक लय जरूर होगा, जैसे निराला की एक रचना है श्रेय नेजर बह गया है, रेत जूतन रह गया है, तो ये एक जो है प्रगीत का एक उदाहरण। उस तरीके से जब हम अन्य की श्रेणी में आएंगे तो कई बातें इसमें निकल के आएंगी, जैसे नवगीत है, गजल है, चतुष्पदी है, लंबी कविता है, ये अन्य मुक्तक की अन्य श्रेणियां हैं। लंबी कविता में आप देखेंगे अषाढ़ वीणा है आज्ञेय जी की, ये एक लंबी कविता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से अगर हम निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गजानन माधव मुक्ति बोध की अंधेरे में, ये लंबी कविताओं का उदाहरण है। अब हम आएंगे गद्य का जो रूप है, जो मुख्य रूप से ज्यादा 12 प्रकार का दिखाया गया इसमें। आप पहला है निबंध। अब हम देखने का प्रयास करेंगे जानने का कि निबंध कहते किसे। निबंध यानी जिसको अच्छी तरह से बांधा गया, निबंध यानी जिस रचना को सुव्यवस्थित रूप से, सुगठित रूप से बांधा जाता है, विचारों को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तो उस रचना को निबंध कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसमें आप एक एक वाक्य में एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण है कि उनको हटाएंगे तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। तो एक निबंध का, उत्तम निबंध का, विचार प्रधान निबंध का एक उदाहरण है चिंतामणि। आगे हम चलेंगे कहानी। हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है कहानी। और साहित्य में जब हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, अपने छोटे बच्चों को, तो वहां पे कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करती है, जो बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन को विकसित करने का माध्यम है। कहानी यानी जीवन की किसी एक खास भाग को जब प्रभावी ढंग से, प्रभावोत्पादक ढंग से कहने का हम प्रयास करते हैं जिस विधा के अंतर्गत, उस विधा को कहानी कहते हैं। इसकी मुख्य अगर एक दो कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद को कहानी और उपन्यास का बेताज बादशाह कहा गया है। तो उनकी एक रचना है कफन, और जयशंकर प्रसाद की एक रचना है ममता। ये कहानियों के अच्छे उदाहरण हैं, आप कभी अवसर हो तो इन्हें जरूर पढ़ें। उसके बाद है उपन्यास। उपन्यास का मतलब हुआ कि इसे हम एक महाकाव्य भी कहते हैं, आधुनिक काल का महाकाव्य कहा है उपन्यास। क्यों? क्योंकि ये जीवन का जो पूरा सारांश है उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं उपन्यास। अब इसमें एक महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान गबन, प्रेमचंद का है। यानी उपन्यासों में हमारे मनुष्य के जीवन का संपूर्ण हिस्सा आता है और पूरी कथा एक क्रमबद्ध रूप में चलती है, जीवन के विस्तृत फलक को दिखाने का, समझाने का प्रयास करती है। संस्मरण अगला हमारा जो विधा का प्रकार है, संस्मरण। इस शब्द को आप देखेंगे तो काफी अर्थ क्लियर हो जाएगा। सम्यक स्मरण दो शब्दों से बना है। सम्यक स्मरण यानी जब किसी घटना, व्यक्ति, स्थान, वस्तु को हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहते हैं या याद करते हैं, और जब उसको लिपिबद्ध करते हैं तो वह संस्मरण का रूप लेते हैं। पथ के साथी एक रचना है महादेवी वर्मा की, इस संस्मरण का एक अच्छा उदाहरण है, पथ के साथी। उसी तरीके से जीवनी, जब व्यक्ति किसी
दूसरे महापुरुष के जीवन को लिपिबद्ध करता है, उनकी घटनाओं को लिखता है, तो ये जीवनी की श्रेणी में आ जाता है। और यहीं पे अगर हम आत्मकथा को भी देखने का प्रयास कर लें, क्योंकि दोनों काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आत्मकथा जो है, जब व्यक्ति या लेखक साहित्यकार अपने जीवन के बारे में कुछ रचता है, लिखता है, तो वो उसकी आत्मकथा हो जाती है, ऑटोबायोग्राफी हो जाती है, मेरी जीवन यात्रा। ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब इसमें रेखा चित्र हम देखने का प्रयास करेंगे कि रेखा चित्र क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और शब्द से अपने को काफी भ्रमित करता है। रेखा चित्र, जिस तरीके से रेखा साहित्य, जिस तरह से चित्रकला, आप शब्द समझिए, चित्रकला, चित्रकला में जिस प्रकार से रेखाओं का महत्व होता है, और जब वही रेखाओं का काम साहित्य में जब शब्द करने लगते हैं, तो वहां पर रेखा चित्र का आगमन हो जाता है, रेखा चित्र विधा का निर्माण होता है। यानी अगर परिभाषिक शब्दावली में कहें, तो जब किसी शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का इस प्रकार से सजीव वर्णन किया जाए कि वो आंखों के सामने बिल्कुल उपस्थित सा हो जाए। जैसे अगर सूर्योदय का वर्णन करना हो, और हम कहें कि सूर्य उग रहा है, लालिमा छाई हुई है, चिड़िया चहचहा रही है, सभी पशु पक्षी अपने घोंसले से निकल करके जा रहे हैं, तो एक तरीके का लगेगा कि हाँ, सुबह का कोई दृश्य है। तो इतना जीवंत जब उदाहरण हम करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो रेखा चित्र की, माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी का एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। आप ये पूछता भी है, जो रचना इसलिए लिखी गई है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत और जो संस्मरण है, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें यात्रा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपके द्वारा या लेखक के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा किया गया कोई भी यात्रा, जिसमें उसके साथ कोई अच्छी घटना, बुरी घटना, जैसी भी घटना घटी हो, उसका वो जीवंत, सजीव जब रोचक वर्णन करता है, तो वो जो होती है यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में है। तो बहुत सारे लेखकों ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसमें जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, या राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जिन्हें महाकवि के नाम से जाना गया है, उन्हें मेरी यूरोप यात्रा उन्होंने लिखी है, और बहुत सारी यात्राएं की। इसी क्रम में एक रचना है, एक विधा है, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। तो जो हम बता रहे हैं कि आलोचना या समालोचना या समीक्षा, जब किसी रचना का उसके गुण दोषों के आधार पर हम उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करते हैं, तो ये आलोचना, समालोचना, समीक्षा की श्रेणी में आ जाता है। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे आलोचक हैं, समीक्षक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर, बहुत सारे जो लेखक हैं, उन्होंने आलोचनाएं लिखी। इस क्रम में हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे, तो ये जो है कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं, आधुनिक, अगर हम कहें पत्रकारिता की जो कुछ शब्दावलियां हैं, क्योंकि हिंदी का एक रूप है पत्रकारिता की हिंदी, तो उसके भी कुछ जो है फीचर, कुछ विशेषताएं यहाँ पे आ गए हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है। जैसे एक आधुनिक भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, इसका ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब हुआ रिपोर्टिंग करना, अंग्रेजी के रिपोर्टिंग से लिया गया है। यानी जब किसी हम घटना का बिल्कुल हूबहू रिपोर्ट करते हैं, या बल्कि आंखों देखा वर्णन कह लीजिए, जब प्रस्तुत करते हैं, तो ये होता है रिपोर्टाज की श्रेणी में आता है। उसका एक अच्छा सा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर, ये एक रिपोर्टाज का बहुत प्रमुख उदाहरण है। अगला है डायरी, रोजनामचा, दैनिकी या दैनिकी, एक ही नाम है ये। यानी जब कोई लेखक व्यक्ति अपने जीवन की डायरी को, दिन के अपने होने वाले गतिविधियों का जब लेखन करता है, तो वो इस श्रेणी में आता है। बहुत सारे लेखकों ने लिखा भी है इसमें। साक्षात्कार, अगली क्रम में हम चलेंगे, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, इंटरव्यू। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को हम समाज के सामने रखना चाहते हैं, तो जो विधा हिंदी की या साहित्य की निकल के आती है, उसे साक्षात्कार, इंटरव्यू, भेंटवार्ता के रूप में आती है। फीचर, फीचर या रूपक कहें या मुखाकृति कहें, ये एक नवीन विधा है, और ये पत्रकारिता से संबंधित है। क्या है फीचर, थोड़ा सा इसका समझेंगे हम लोग। फीचर, जब किसी रचना को, जब किसी विषय वस्तु को सृजनात्मकता के साथ, थोड़ी सी रोचकता के साथ उपस्थित करते हैं, तो वो फीचर की श्रेणी में आता है। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कभी कभी किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा लेख आता है, पूरे पेज का होता है, जिसमें कई तथ्यों को, कई बातों को जोड़ करके समझाने का प्रयास किया जाता है, तो वो फीचर होता है।
और अंतिम है पत्र साहित्य, जिसमें सभी लेखकों ने एक दूसरे से संपर्क के समय में बातचीत करने के दौरान में पत्र लिखा था। तो पत्र साहित्य की श्रेणी में आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पत्रावली नाम से रचना है जो प्रकाशित है। अब हम अंतिम जो तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन है इंद्रिय माध्यम के आधार पर, यानी हमारे इंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, कर्मेंद्रियों के आधार पर जो साहित्य का बंटवारा है वो मुख्यतः दो है, श्रव्य और दृश्य। हम देखेंगे पहले श्रव्य को, जो सुन सकते हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक और प्रगीत ये श्रव्य की श्रेणी में आते हैं, इस पे चर्चा पहले हो चुकी है। हम देखेंगे दृश्य को, जिसे हम मंचन कर सके, अदा जो जो जिसको मंच पर ले जाकर के प्रस्तुतिकरण सके, भाव भंगिमा के साथ, वो दृश्य की श्रेणी में आएगा। इसमें पहला है रूपक नाटक। इसमें अंधेर नगरी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण, यानी नाटक ही कह ले तब भी काम चलेगा। उसके बाद दूसरा है एकांकी। एकांकी जिसमें सिर्फ एक अंक हो, एक दृश्य हो और उसी में बात कहने की कोशिश की जाए, वो एकांकी। जैसे एक कूट है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण एकांकी का उदाहरण है। काव्य नाटक, जिसको कविता के रूप में नाटक को प्रस्तुत किया जाए। धर्मवीर भारती का अंधा युग जो है काव्य नाटक का एक अच्छा उदाहरण है। नृत्य नाटिका, जिसको नृत्य के साथ, संगीत के साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो वो नृत्य नाटिका यानी कामायनी की श्रेणी में, कामायनी इसका महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। और रेडियो रूपक, जब नाटकों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि जो रेडियो है जन सामान्य का माध्यम है, जन संचार का, जैसे रजत शिखर है सुमित्रानंद पंत की एक रेडियो रूपक का उदाहरण है। इसी को दूसरा नाम है ध्वनि रूपक दिया गया है। तो ये जो है श्रव्य दृश्य के उदाहरण है। और ये प्रयास किया है मैंने कि आपको जो साहित्य की विधाएं हैं उसको समझाने बताने का कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को आपके लक्ष्य में यह सहायक सिद्ध होगा। और जो मैंने बात कही थी कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो लाइन है कि कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ कर सो, यानी आज जब आप सुबह जगे हैं और जब आप सोने जाएंगे तो आपकी जो ज्ञान की परिधि है उसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, तभी इसकी सार्थकता है और इसकी सफलता है। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी को धन्यवाद।